चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर, जहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 2 दिन के दौरे के लिए बाड़मेर में हैं। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए चौटन इलाके के फागलिया गांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई, मंत्री सालेह मोहम्मद ने सीएम की अगवानी की। इसके बाद सीएम गहलोत ने आदर्श स्टेडियम में महंगाई को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बजट की घोषणाओं को लेकर हो रही बयानबाजी पर भी अपनी बात रखी। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी घोषणाएं पूरी की जाएगी और आगामी बजट और बढ़िया होगा। सीएम ने यह भी कहा कि 1,33,00,000 महिलाओं को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। महिला आराम से कोई भी शिकायत कर सकती है। साथ ही कहा कि 1,00,000 कर्मचारियों को नौकरी भी दे दी गई है। 1,00,000 कर्मचारियों की सभी कार्यकर्ताओं के लिए खाने की व्यवस्था रखी गई है। मंच के लेफ्ट साइड में सभी कार्यकर्ता भोजन का लाभ लेकर पधारें। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब लोग खाना खा के जाएं। सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी एमएलए का सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी कार्यकर्ता आप देख रहे हो, आपको जानकारी होगी कि 19 तो बड़ी योजना है, जिसमें चिरंजीव भी है। टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दे दिया हमने। बड़ा फैसला है ये। टूरिज्म का उद्योग का दर्जा, मैं केंद्रीय मंत्री था इंदिरा गांधी के साथ में, तब से मांग कब कर रहे हैं। 35-36 साल हो गए। पहली बार हमने इसको मेरी कलम से लिखा हुआ था। ये टूरिज्म को उद्योग का दर्जा देना। पूरे राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री वाले बहुत खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, टूर ऑपरेटर खुश हैं। कोई सोच नहीं सकता। अब हमारे यहाँ विदेश से और देश से इतने टूरिस्ट आएंगे और ज्यादा आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ा फैसला हुआ। 19 तो बड़ा फैसला लागू हो गया अभी तक होने को। अभी जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, बजट, इस बजट के 1 अप्रैल को जो कल गया है, तब तक मैंने 210 बजट घोषणाएं तो मैंने स्वीकृति दे दी है। उसमें 19 बड़ी योजनाएं हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आम जनता को, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, कि आप चिंता मत करना। इस बजट को मैंने, बजट चलते हुए मैंने पूरे सेक्रेटरी मीटिंग ले लिए, काम बांट दिया है और पाबंद कर दिया है। हर एक को, डिपार्टमेंट को इसको लागू करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कोई रोक नहीं सकता इसको। गांव गांव में, पंचायत समितियों में, पंचायतों में जो लोग फैसले किए हैं, ये मैं समझता हूँ बहुत तारीफ के काबिल है। अभी मैं देख रहा था अभी मैं हमारा जो पूछ रहा था इसी स्कीम का नाम, जल जीवन। हमारा क्या नाम बताया आपने? जनता दल योजना। बात छोटी सी थी। जनता दल योजना से सब परेशान थे, बिल भर नहीं पा रहे थे, बिजली का, हैंडपंप, ट्यूबवेल सब बंद पड़े रहते थे। एक झटके मैंने आपकी भावना समझ करके जनता दल योजना को पीएचडी को सुपुर्द कर दिया। सबसे अधिक खुश हुए असेंबली में ताली बजी तो इस योजना को लेके बजी, कब गांव में कम से कम पानी की हमें सुविधा मिलेगी। एक एक चीज जो जनता ने मुझे कहा, आप लोगों ने कहा, हर वर्ग से मैंने बातचीत करी, वीडियो से, एनजीओ से बात करी, उद्यमी से बात करी, किसानों से बात करी, कर्मचारियों से बात करी। जो जो मैंने देखा प्रदेश में क्या जनता की भावना, उसके अनुसार हमने बजट पेश किया है। और ये कर्मचारी वाली स्कीम जो है, ये कोई कर्मचारी खुश करने के लिए नहीं कहा मैंने किया। ये मैंने किया है मानवीय दृष्टिकोण से किया है। आप समझने की कोशिश करें। मैं तो चाहता हूं हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले, इंसान को। आज हम 21st सेंचुरी में पहुंच गए हैं। 76 साल हो गए आजादी को। विकसित दुनिया के राष्ट्र के अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहां पर हर इंसान को वीकली पैसा मिलता है जिंदा रहने के लिए, जीवन पालने के लिए।
उसे कहते हैं सामरिक सुरक्षा करते। आज हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाते हैं, ये बन रही है आपकी रिफाइनरी बन रही है, मशीनें बन रही है, खाली मजदूर करता है तब जाके बनती वो मजदूर जो बूढ़ा हो जाता है, उसका सही काम नहीं करता है, तो वो भूखा मरेगा क्या? सरकार की ड्यूटी उसको जिंदा रखने के लिए। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बाड़मेर से लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा रहेगा। महंगाई के विरोध में वहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। चलिए सीधा देखते हैं। तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उनको इश्यू बनाते हैं। तो अगर मेरा मानना शुरू से रहा है, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में, जिस देश में अगर शांति, भाईचारा, सद्भाव रहता है तो वहाँ पे माहौल बनता विकास का, आर्थिक स्थिति मजबूत होने का। और उसी के आधार पर मैं समझता हूँ कि तमाम जो आज चुनौती हमारे सामने महंगाई की है या रोजगार की है, बहुत बड़ी चुनौती रोजगार की भी, नौजवानों में बहुत बड़ी छटपटाहट है पूरे देश के अंदर। ये तमाम समस्या तब आती जब आप जो आपकी अप्रोच है गवर्नेंस करने की, उस पर आपका ध्यान जाता नहीं है और आप खाली परसेप्शन पैदा करके राजनीति करते हैं। जैसे अभी यूपी चुनाव में किया गया, बुलडोजर, चुनाव चिन्ह बन गया बुलडोजर, फेक एनकाउंटर हुए वहाँ पर, उसको भी बता दिया गया जैसे बहुत बड़ा वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया हो। फेक एनकाउंटर करना तो बहुत आसान काम है, पर कानून का राज स्थापित रहे तभी तो देश चलेगा, न्याय मिलेगा। फेक एनकाउंटर के नाम पे तो कभी निर्दोष लोग मर सकते हैं। तो इसलिए कानून कहता है कि चाहे वो कितने बड़ा क्रिमिनल है तो पूरा प्रोसेस करो और उसको चाहे फांसी दिलाओ, चाहे उसको आजीवन कारावास दिलाओ, चाहे सजा दिलाओ। ये कानून का राज है। कानून का राज स्थापित रहेगा तब जाकर ये देश चलेगा, उस रूप में चलेगा। वरना दुश्मनी भी होगी और मन में कई भाव पैदा होते हैं और मैं समझता हूँ कि व्यवस्था बिगड़ जाती है, कानून व्यवस्था बिगड़। तो आज तो मुझे चिंता कल से लगी हुई जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है। मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन कोई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें एक मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। ये मेरा मानना है। सर, कल आपने महंगाई को लेकर रैली की, आज सुबह पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए आज फिर से, तो क्या कुछ लग रहा है सर आने वाले दिनों में किस तरीके से महंगाई बढ़ेगी? दूसरा मेरा सवाल है, बीजेपी ने सीधे तौर पर देखिए इतना बड़ा धोखा देश के साथ कभी हो नहीं सकता। पूरा देश कह रहा था कि 5 चुनाव तक रोक लगाई हुई है कि पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ने चाहिए, रोक लगाई हुई है जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो। और चुनाव खत्म होते ही ये प्राइस बढ़ेगी और वही देश देख रहा है। तो देशवासियों को समझ में आना चाहिए कि इनका गवर्नेंस करने का तरीका क्या है। क्या आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए तो आप रोक लगा दो और बाद में आप एक साथ में प्राइस बढ़ाना शुरू कर दो, 10 दिन से बढ़ रही प्राइस करीब। तो ये जो तरीका है ये कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं होता है। और इसीलिए आज महंगाई बढ़ती जा रही। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। LPG का अलग बढ़ा दिए, कहाँ तो उज्ज्वला योजना थी, खूब प्रचार किया और देश का मीडिया इनके दबाव में है। मीडिया के मालिक बहुत डरे हुए हैं। वो जो है इनकम टैक्स, ED और CBI के छापे डरते हैं। पूरा मीडिया कुछ लोग छोड़ दो,
वो पूरा मीडिया देश में इनके दबाव में है, प्रदेश में के दबाव में है। ये लोग प्रदेश तक की मीडिया की मॉनिटरिंग करते हैं लोग, वो लोग हैं ये लोग। और पूरा होम मिनिस्ट्री में तो प्रकोष्ठ बन गया एक प्रकार से, वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है कौन मीडिया क्या कर रहा है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन मारवाड़ पर रहे, जैसे में उनका ये बाड़मेर दौरा है। फिलहाल बाड़मेर में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में महंगाई के विरोध में उन्होंने कल जनसभा को संबोधित किया। वहीं आज वो प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जन आक्रोश रैली में बाड़मेर में वो मौजूद रहे। तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। लिखते रहेंगे, ये परवाह नहीं कर रहे हैं। परवाह क्यों करेंगे? फासिस्ट लोग हैं, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर, तो क्यों परवाह करेंगे लोग? अब जनता ने को बिठा दिया, काला दल लेके आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या क्या नहीं कहा। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। वो घोटाला कहाँ गया? एक आदमी को जेल भेजा मोदी जी ने। 1,06,000 करोड़ घोटाला करने वाला सीएजी, वो खुद ही माफी मांगता फिर रहा है लिखित के अंदर संजय निरुपम से बम्बई के अंदर। ये तो उसकी स्थिति बन गई। सीएजी की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है, सीएजी प्रोटोकॉल के ऊपर आता है देश के अंदर। वो माफी मांग रहा है लिखित के अंदर। सरकार चली गई हमारी। 1,06,000 करोड़ का कोल घोटाला हो गया, कोलगेट घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम हो गया। कहाँ गए वो लोग? एक आदमी जेल, तो 7 साल हो गए इनको। 7 साल में एक आदमी को जेल भेजा क्या इन्होंने? जेल में थे वो भी छूट गए। ये वो लोग हैं। तो बड़े खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है, समझने की आवश्यकता पब्लिक को भी। आज नहीं समझेंगे तो आज तो ठीक है काम चल जाएगा, कल बहुत बुरा आने वाला है मेरा मानना है। सर, देश में जो कांग्रेस का हाल है उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिस तरीके आपको मेरी बात सुनिए, चुनाव जीत में समझ जाएगी। नहीं, पंजाब को लेकर कितनी अच्छी आप करें, सरकार थी, योजनाएं थी, डिलीवर नहीं कर पाई और वहाँ आम आदमी पार्टी आ गई। राजस्थान में भी जिस तरीके से पंजाब में गुटबाजी थी, राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी। तो क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी का भविष्य? और जिस तरीके क्या कांग्रेस अपनी योजनाओं को जनता तक डिलीवर नहीं कर पाती या वोट पर कन्वर्ट नहीं कर पाती? देखिए, राजस्थान में तो जो बजट पेश किया गया उसकी लोग सब जगह वेलकम कर रहे हैं, चाहे मीडिया हो चाहे दूसरे लोग हों। मैं मीडिया वालों से कहना चाहूँगा कि गरीब तक योजना पहुँचने में आप लोग भी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जिससे कि गरीब को केवल जानकारी नहीं होती कि ऐसी योजना भी आई है। आपका ये 10 लाख का बीमा हो गया है इलाज कराने का, कोई कम बात है क्या? हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर आज तक इतना बड़ा निर्णय नहीं हुआ है। 10 लाख का बीमा, और अगर वो चिरंजीवी योजना का व्यक्ति, भगवान करे वो एक्सीडेंट नहीं हो पर एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो इस चिरंजीवी योजना के साथ में उसका 5 लाख का बीमा वो भी है। अब जनता को मालूम नहीं है, मैं हाथ खड़े करवा दूं क्या देगा? मैं हाथ गिनता हूँ, 5-10 हाथ खड़े होते हैं। और भाई इतनी बड़ी योजना आपके लिए, पब्लिक के लिए, तभी आपको जानकारी नहीं है। ये बड़ी मीटिंग में बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो हर व्यक्ति को चाहिए सरकारी योजना क्या है उसकी जानकारी रखे, उसका लाभ गरीब तक पहुँचवाए। वो काम तो सरकार अकेले नहीं कर सकती। हम विज्ञापन दे देंगे आप लोगों को, और क्या कर सकते हैं? हमारे कार्यकर्ता बन जाएंगे, वो लग गए काम करने में। पर मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, उसको आपको निभाना चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप विश्वास नहीं करोगे शायद, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव जीतना हारने सब कुछ माना जाता है, वो नहीं है। आज कांग्रेस की चौकियाँ पूरे देश के हर गांव में, हर घर में मिलेगी। आप बाहर भी सरकार नहीं बनी, छोड़िए। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, जिसने परमाणु विस्फोट कराया यहाँ पर पोखरण के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए,
बांग्लादेश बना दिया, इमरजेंसी के बाद में माहौल ऐसा बना, पार्टी साफ हो गई पूरे उत्तर भारत में। नाथुराम मिर्जा जी जीते नागौर में, एक गांधी शंकर मिश्र जीते मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसी स्थिति बन जाती कई बार। उससे कांग्रेस थोड़ी खत्म हुई। जैसे वहां पर माहौल बना, पूरे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, सब जगह आंधी चली और वापस सरकार बन गई। तो कांग्रेस क्या खत्म हुई? चुनाव हारने से कांग्रेस खत्म नहीं होती। आज हम मीटिंग करते हैं, अभी हम जा रहा हूँ मीटिंग में जयपुर में। अगर आप मेरे कोई हो तो आप अपने मित्र को पूछना कैसी मीटिंग चल रही वहां पर। और तो शिवानंद वाला आए थे, रोज लोग मिलने आते। आप देखेंगे कि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी आज भी। राहुल गांधी जो बोलता है, एक इतना हिम्मत वाला व्यक्ति वो है। मोदी का मुकाबला कोई कर रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, तो राहुल गांधी कर अकेला। कौन सी लोग आप एक नाम बता दीजिए किसी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, जो 7 साल से लगातार मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हो, इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो, कटघरे में खड़ा कर रहे हो उनको। चाहे वो आपका ये कोरोना आया हो तो उन्होंने बहुत पहले चेता दिया कोरोना की स्थिति क्या बनने वाली है, सरकार को चाहिए वो अभी से ध्यान दे और कार्रवाई करे। वो तो विपक्ष तो खाली आपको आगाही कर सकता है। अगर उन्होंने किया वो बात सच निकली। जो राहुल गांधी जी ने पहले चेताया सरकार को, वही बातें सही निकल रही है। तो मोदी जी को तो समझना चाहिए कि एक विपक्ष का नेता बोल रहा है, मुझे उसको गंभीरता से लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। मैं आज मुख्यमंत्री हूँ, आज कोई विपक्ष का आदमी बोलता है, कार्यकर्ता ही बोलता है, और मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे लगता है इसमें दम है, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उस बात को भी एग्जामिन करूँ और उचित तो लागू कर रहा हूँ। पर आज क्या हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी, और ऐसा माहौल बन गया है जैसे कोई दुश्मन है कांग्रेस वाले। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं। कांग्रेस मुक्त कभी भारत से होने वाली नहीं। अगले 100 साल भी जो मुक्त करने की बात करते हैं वो खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपके हमारे देखते हुए जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता सही रास्ता नहीं है। उनका रास्ता कतनी व करने में अंतर वाला है। उनका रास्ता धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत आसान काम है। एक गांव में भी आप जातिवाद पैदा कर दो तो 2 ग्रुप बन जाते, आप देखते ही हो। इस देश के अंदर जातिवाद और धर्म के नाम पे लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। आप ये राजनीति है कि डेमोक्रेसी में तो है, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करो। संविधान के अंदर मूल भावनाएं समाजवाद की है, लोकतंत्र की, उसको अपनाओ। उसके आधार पर आप चुनाव जीत के आओ, तब तो समझ में आता है। पर डेमोक्रेसी में जो ज्यादा वोट लाता है, वोट पढ़ने वालों में से, उससे हम जीते थे। मोदी जी 14 में जीते थे तो वोट तो 31% ही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 69%, 31% में हम प्रधानमंत्री बन गए, और 69% जो है उनके खिलाफ वोट थे ना वहां पे, तभी प्रधानमंत्री वही बने। क्योंकि जो हमारी सिस्टम है, तो जनता साथ कहाँ थी, पर क्योंकि चुनाव जीत गए वो, थोड़े और परसेंटेज बढ़ गए बाद में। तो कहने का मतलब है कि ये कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो उनकी फितरत से आरएसएस की, बीजेपी की, वो व्यक्तिगत दुश्मन मानते अपने विपक्ष को, बल्ले की भावना से काम करते। जीतते देखते पड़ोस में कौन रहता, कांग्रेस वाला उनकी भाई भतीजे की टाट से करवा देते बात से। ये उनकी फितरत है। हम जीतते हैं तो हम ऐसी बातें करते नहीं है। हम तो उनके काम भी बंद नहीं करते हैं। और रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल। आज रिफाइनरी जो 40,000 के लगभग थी, पहले 37 की थी, फिर 40 की हुई, और उस 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है। जब पब्लिक के दिमाग में बात आने चाहिए, और पब्लिक भोली भाली होती है, वो इसे ध्यान देती नहीं है। 74,000 करोड़ की जगह तो बता दीजिए आप, किसका पैसा, वो पब्लिक का पैसा, चाहे वो केंद्र लगाएगा कि राज्य लगाएगा, एसपी से लगाएगा या हम लोग सजाए देंगे। 37,000 करोड़ की रिफाइनरी टाइम पे बनती तो मान लो 40 की होती, 45 की होती, बढ़ जाती, थोड़ी बहुत करोड़ बढ़ जाती। 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है, वो बताइए आप। तो क्या ये बात समझने वाली बात नहीं है? पानी हमारा, बिजली हमारी,
तेल हमारा और 26 में भागीदारी क्यों जुमला बोल बोल के कर दिया वसुंधरा जी ने। हिंदुस्तान में कई, मैंने कल कहा मीटिंग में आपके यहाँ, हिंदुस्तान में कहीं पे भी रिफाइनरियों में पार्टनरशिप राज्यों की नहीं होती है। ये तो क्योंकि स्पेशल मैंने दबाव दे दिया कि बड़वाई रिफाइनरी, इसलिए यहाँ पर जो एसबीआई कैप कहलाती है, एसबीआई कैप जो एक उनकी सब्सिडी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसको काम सौंपा गया असेसमेंट का। उसने कहा तभी लगेगी जब राज्य सरकार भी हिस्सेदारी करेगी, तब हमें करनी पड़ी, मजबूरी से करनी पड़ी, पर इश्यू बना दिया वसुंधरा जी ने। उसके कारण से पूरा रिफाइनरी 5 साल तक जानबूझ के बंद करवा दी। हमने दबा दिया लगातार, फिर भी हमारी पार्टी लोगों ने, हरीश चौधरी बैठे, मदन प्रजापत है, नेमाराम जी है, ये सब आए थे वहां पर 55 के अंदर, हमने धरना दिया। ये मदन प्रजापत ने पदयात्रा करी जोधपुर तक, दबाव पड़ा। जब वो घबरा करके वहां पर रिफाइनरी शुरू कर गई तो मैंने कहा प्रधानमंत्री महोदय उसका तो हो चुका है, वहां पे पूजा पाठ हो चुका है शिलान्यास के अंदर, आप तो धार्मिक व्यक्ति हो, 2 बार पूजा पाठ कैसे होगा? तो कार्ड वापस नहीं छपाएगी, शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं शिलान्यास की बजाय, ये तो इनकी स्थिति है। तो कहने का मतलब जो स्थिति बनी देश के अंदर वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जितना आप प्लेटफॉर्म पढ़ोगे आप देश के अंदर, जो आजकल सोशल मीडिया के हैं और क्रेडिबल भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो गया, जो भी आपके बाहर है या प्रिंट है, पता नहीं क्या क्या वर्ड होंगे, एक सत्य है, एक सत्य भी प्लेटफॉर्म है। तो आप बताइए मुझे, इतने लेखक लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कब तक लिखेंगे? वो थक जाएंगे। तो बहुत ही स्थिति नाजुक है और मोदी जी को जिस विश्वास के साथ में जो अन्ना हजारे और जो आंदोलन किए, बाबा रामदेव जी गायब हो गए, गायब ही हो गए। अभी उनका बयान दिया था कल के पहले के बयान, अब बयान पढ़ लो, 2 कॉलम बना दो। बाबा रामदेव पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं मालूम पड़ जाएगा। अन्ना हजारे साहब बेचारे को गायब हो गए, उनको इन लोगों ने बैठाया था। आरएसएस बीजेपी ने षड्यंत्र करके कांग्रेस के खिलाफ में मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जो विद्वान भी था, इकोनॉमिस्ट थे, उनके राज को बदनाम करने में इन्होंने षड्यंत्र किया और फिर कामयाब हो गए और सरकार आ गई। इसलिए मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि चुनाव जीतना हारना अलग बात है, पर विचारधारा की लड़ाई हमारी है। और वो राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा हमारे साथ में, हम उस पर अटल रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते जाएंगे। अंतिम विजय सत्य की होगी, सत्य हमारे साथ में है। आपको फीडबैक लिया सर, क्या कह रहे हैं? रिफाइनरी को लेकर भी आपको अपना फीडबैक दिया अधिकारियों से, क्या स्थिति है और कब तक पूरी हो जाएगी? और जिस तरीके से हेमाराम जी ने भी कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काफी दिक्कत आ रही है, तो इन सब चीजों को लेकर भी आपकी ओर से कोई रोजगार तो पूरे हिंदुस्तान में लेकर बहुत, हमारे यहाँ तो 3 लाख लोगों का भी सुना आपने, 1 लाख लोग लग चुके हैं हमारे यहाँ, 1 लाख प्रोजेक्ट चल रहा है और अभी बजट मैंने 1 लाख की और घोषणा कर दी है। अब हम लोग इसको, क्योंकि आजकल हाई कोर्ट चले जाते हैं, बार बार रुक जाता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि नियम कायदे और बदले कैसे, जिससे कि ना लीक हो और ना नौबत आए डिले होने की, वो हमारा प्रयास है। बजट मैंने कहा कि बजट को हम लोग चाहेंगे कि धरातल पर उतारें। अभी कोई 200 से अधिक तो हमने फैसले कर लिए हैं, स्वीकृति जारी कर दी अभी से ही। तो ये जो इनका भ्रम बनाया हुआ है विपक्ष का, पैसा कहाँ से आएगा, धरातल पे कैसे आएगा, वो चिंता ही कटाया नहीं कर रहे हैं हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है। मैंने कहा उसके अंदर वो चिंता तो मुझे करने दो, आप तो मैं करूंगा कैसे इसको धरातल उतारे। बच्चे घूम रहे हमारे क्या अभी जो कोविड में लगे थे, कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट वगैरह, इनको मैंने कहा है कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जिसने कोविड ने साथ दिया उनको हम लोग प्रोसेस करके वापस लेंगे, जिससे कि बाद में इनका फ्यूचर सुनिश्चित हो, ये परमानेंट कभी हो सके। क्योंकि अगर इनका SC ST OBC सब MBC सबका अगर इनको कैटेगरी में नहीं लिया गया तो ऐसे कई जो बैठे हैं जिनको हम चाहते हुए परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं ये प्रोसेस लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर,
तो हमने काउंटर के लिए अलग से बना दिया है, वो उनके लिए नियम कायदे बना दिए हैं, तो अब वो उनका आराम हो जाएगा। इनको भी हम चाहेंगे थोड़ा सब्र करें, पूरा हमारे ध्यान में है। और कोविड में जब हम सबको शुक्र अदा कर रहे हैं, पब्लिक को भी, एनजीओ को, धर्मगुरुओं को, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को, इनको काम वास्तव में काम किया, इनको कौन हटाएगा। सर, पश्चिमी राजस्थान में सर नशावृत्ति लगातार बढ़ रही है, युवाओं में हथियारों और नशे के प्रति जबरदस्त क्रेज है और यहाँ पर आए दिन पुलिस भी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन मूल जो नशे के तस्कर है या जो सप्लायर है उन तक पुलिस कभी पहुंच नहीं पाती। हर बार कई सालों से, कई दशकों से सर अवैध शराब जो है हरियाणा से यहाँ आती है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसके जो मेन सप्लायर है वो आज दिन तक दूर है। इस वजह से बड़ा एक नेक्सस तैयार हो चुका है सर, इसको तोड़ने को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? देखिए, ये नशा पता की बात बहुत ही चिंताजनक है। पंजाब तो इसका उदाहरण है। सबसे ज्यादा अगर देश के अंदर का इश्यू बना हो तो पंजाब में बना हुआ है। घर घर में नशा पहुंच गया, युवाओं के अंदर भी और लोगों के अंदर भी। ये समाज के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। वो क्या रहा है, सोशल मीडिया ऐसा आ गया है कि छोटे बच्चे भी जो है, अगर 5 बच्चे बैठे होंगे बात कर, 5 बच्चे बैठे होंगे 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे अपने बात नहीं करेंगे, सब बैठे बैठे अपना वो देखेंगे। आप सोच सकते हो क्या स्थिति बनेगी, उस पर क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। इसलिए ये प्रवृत्तियाँ जो सोशल मीडिया आया है, ये क्रांति आई है, इसमें कोई दोहराय नहीं, पर इसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। उसको समाज को भी आगे आना पड़ेगा। एनजीओ बनने चाहिए जगह जगह पर। एनजीओ ना काम ही होना चाहिए एनजीओ का, जो समाज सेवा करते हैं, ये भी समाज सेवा है कि आप नशा पता नहीं करने का अभियान भी चले, तो कुछ तो काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है ना, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। ओके सर, सर एक फोटो एक